वर्तमान युग डिजिटल का युग है, जिसमें फोन और कंप्यूटर का प्रयोग तो हर कोई करता है। फोन और कंप्यूटर के प्रयोग में इंटरनेट की एक बड़ी अहम भूमिका होती है। इंटरनेट के जरिए ही हम फोन और कंप्यूटर से एक जगह बैठकर जो सूचना चाहिए उसे हासिल कर सकते हैं, या सोशल नेटवर्किंग साइट्स या ऐप के जरिए हम लोगों से बात कर पाते हैं, या अपना कोई डेटा जो हमें भेजना होता है वो डेटा उन तक सोशल नेटवर्किंग साइट्स या ऐप के जरिए भेज पाते हैं। इंटरनेट के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन साइबर क्राइम क्या है इसके बारे में सभी लोगों को पता नहीं होता है, या इसके बारे में जानकारी नहीं के बराबर होती है। आज हम साइबर क्राइम के बारे में ही बात करेंगे कि साइबर क्राइम क्या है, कैसे साइबर ठगों द्वारा साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, सरकार या प्रशासन द्वारा इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और आप साइबर क्राइम से बचने के लिए किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में साइबर क्राइम की जो वारदात जिन लोगों के साथ घटित हुई है उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं। आज की हमारी यह रिपोर्ट साइबर क्राइम और उनकी वारदातों से जुड़ी हुई है, और ये हम सभी के लिए गंभीर विषय है, इसलिए इस रिपोर्ट को पूरा देखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश दुनिया में बहुत सारे अलग अलग क्राइम हैं। उन्हीं में से एक है साइबर क्राइम, जो फोन और कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। अगर आप भी अपने व्यवसाय से जुड़े अधिकतर काम इंटरनेट के जरिए करते हैं तो साइबर क्राइम के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जो देश विदेश में बैठे लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने और व्यवसाय को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में धीरे धीरे साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कुछ अपराधी आपके फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट से कुछ अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम की वारदातों का अंजाम देते हैं। ये अपराधी इन सॉफ्टवेयर के जरिए आपके फोन और कंप्यूटर से आपका सभी प्रकार का निजी डाटा चुरा लेते हैं। इसे ही साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम के अंतर्गत अपराधी आपके फोन या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से अपने सॉफ्टवेयर को जोड़ देते हैं। साइबर क्राइम के तहत अपराधी आपकी निजी पहचान तक चुरा लेते हैं। साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वे गैर कानूनी तरीके से कुछ लोगों के कंप्यूटर व उनके सॉफ्टवेयर हैक कर लेते हैं, या फिर उन्हें ट्रैक करके उनके कंप्यूटर में मौजूद सभी जानकारी चुराकर अपनी आपराधिक वारदातों का अंजाम देते हैं। हैकिंग ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति की निजी जानकारियों में बिना अनुमति के घुस जाता है और उनके सोशल मीडिया एक्सेस को भी हैक करके उनकी पहचान को इस्तेमाल कर सकता है। इस क्राइम की सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस कंप्यूटर ओनर को भी इस बात का पता नहीं चलता कि कोई हैकर उनके कंप्यूटर में मौजूद सभी प्रकार की जानकारी इस्तेमाल कर रहा है और उसके ही नाम से चला रहा है। कुछ सॉफ्टवेयर और नेटवर्क ऐसे होते हैं जो देखने में तो बेहद आकर्षक होते हैं, परंतु यदि उन्हें अपने फोन या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया जाए या फिर उन पर क्लिक किया जाए तो उसके जरिए आपके कंप्यूटर और फोन को पूरी तरह से हैक कर लिया जाता है। ऐसे में वे आपके कंप्यूटर और फोन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आपके सभी अकाउंट का एक्सेस भी उन्हें मिल जाता है। यह क्राइम आजकल बहुत ही आम देखने को मिल जाता है, जो साइबर क्राइम में बहुत बड़ा अपराध है। साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में सरकार के प्रयास। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं 43A, 66, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F, 67, 67A, 67B, 70, 72, 72A और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई, जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र का गठन किया। इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है। इंटरनेट के बिना कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन सावधानी बरते बिना कोई काम करना आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। इसलिए इन सावधानियों का प्रयोग करके आप साइबर क्राइम का शिकार होने से बच सकते हैं। एक सुरक्षित इंटरनेट सेवा का प्रयोग करें, क्योंकि हम भी फ्री का इंटरनेट मिलते उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जबकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे वाईफाई भी होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपके फोन की निजी जानकारी चुराई जा सकती है। इसलिए सदैव किसी भी फ्री मिलने वाली वाईफाई सुविधा से बचें। अपनी निजी जानकारियों से जुड़ी सभी एप्लीकेशन में एक मजबूत पासवर्ड लगाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने एक ही पासवर्ड को सालों तक इस्तेमाल करते रहें, बल्कि आपको अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए ताकि कोई भी उसे क्रैक ना कर सके।
इससे आप साइबर क्राइम का शिकार होने से बच सकते हैं। आपके साथ साइबर क्राइम से जुड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अपडेट रखें। यदि आप अपने सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट रखेंगे तो कोई भी हैकर आपके सॉफ्टवेयर से आपका कोई भी पर्सनल डाटा आसानी से नहीं चुरा पाएगा। आज के समय में सोशल मीडिया हर व्यक्ति की एक अपनी पहचान है और सबसे बड़े साइबर क्राइम की सोशल मीडिया के जरिए ही अंजाम दिए जाते हैं। ऐसे में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने सभी प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंटों पर पूरी तरह से अपनी जानकारी प्रतिबंधित करके रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों को दें जो आपके विश्वसनीय हैं। आज के समय में साइबर क्राइम का शिकार छोटे छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें इंटरनेट के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। अपने बच्चों को इंटरनेट से जुड़ी सभी जानकारियां विस्तार में समझाएं ताकि उनके साथ कुछ भी गलत होने से पहले वे सतर्क हो सकें। यदि आप एक व्यापारी हैं और अपनी एक वेबसाइट चलाते हैं तो अपनी वेबसाइट पर पूरी सुरक्षा के साथ सेटिंग करके रखें। यदि आपको छोटी सी भी गड़बड़ नजर आए तो तुरंत अपनी वेबसाइट का पासवर्ड बदल दें। अपनी निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें क्योंकि कुछ स्टॉकर आपकी प्रोफाइल पर ध्यान रखते हैं और आपको फॉलो करने लगते हैं। अपनी कोई भी मेल आईडी और किसी भी प्रकार की जानकारी सोशल मीडिया पर अपलोड करने से आप कभी भी खतरे में पड़ सकते हैं। किस समय कहां पर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ऐसी कोई भी पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर ना करें ताकि आप साइबर क्राइम से बच सकें। भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और हाल ही के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी। भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। परंतु सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग ही हमारे ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराध के गंभीर खतरों को बचा सकता है। झारखंड राज्य में स्थित जिले का नाम जामताड़ा है। इस जिले को भारत में होने वाले साइबर क्राइम का सबसे बड़ा गुनहगार माना जाता है। भारत में ज्यादातर साइबर क्राइम होने की वजह इस जिले में रहने वाले लोगों को माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जामताड़ा में रहने वाले इन लोगों ने साइबर क्राइम की शुरुआत साल 2013 से की थी। यह लोगों को एक फोन कॉल के जरिए ठग लिया करते थे, जिसका पता पुलिस को चलते ही वे इस जिले के कई अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। परंतु आज भी वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मिनटों में आपके खाते से पैसा गायब करने में माहिर हैं। हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जिस गति से तकनीकी से उन्नति की है, उस गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के जरिए मनुष्य की पहुंच विश्व के हर कोने तक आसान हुई है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब इत्यादि। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है। वर्तमान में भारत की बड़ी आबादी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करती है। भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उपयोग के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव है। इसके साथ ही अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर विदेश में हैं, जिससे भारत में साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में इनकी जड़ तक पहुंच पाना कठिन है। देश में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामलों में किस तरह से तेजी आ रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक साल लाखों शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। लगातार बढ़ते मामलों से आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। डिजिटल दुनिया के इस दौर में बदलते समय के साथ ठगी के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। एक और देश में डिजिटल तरीके से लेन देन बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ डिजिटल फ्रॉड के मामले में वृद्धि हो रही है। साइबर क्राइम से पीड़ित होने के बाद क्या करना चाहिए? जैसा कि आपको पता चलता है कि आप साइबर अपराध के शिकार हो गए हैं, ऐसे में सबसे पहले आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। आपके साथ हुई वारदात के बारे में घर में मौजूद आपके बड़ों को पूरी सूचना दें ताकि वे आपको सही सलाह दे सकें। यदि आप समझ चुके हैं कि आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है या करने वाला है तो आपको तुरंत ही पुलिस की मदद लेनी चाहिए। साइबर क्राइम के खिलाफ रिपोर्ट लिखने के लिए हर जगह पर पुलिस स्टेशन बनाए हैं।
जहां पर शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। बैंक से जुड़ी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जानकारी मिलते ही तुरंत आप बैंक से संपर्क करें और अपने क्रेडिट, डेबिट और अन्य कार्ड बंद करने की अपील करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी कोई भी चोरी होने की जानकारी आपको तुरंत फेसबुक फीडबैक के जरिए फेसबुक कंपनी तक पहुंचा देनी चाहिए, ताकि आपके अकाउंट का कोई भी गलत इस्तेमाल ना कर सके। सोशल मीडिया की भूमिका। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करने वाली एक बड़ी संख्या साइबर अपराध के खतरों से अनजान है। विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर अन्य देशों में केंद्रित हैं। विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारियां साझा करते हैं, जिससे हैकर्स इन सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स को आसानी से हैक कर लेते हैं और फिर प्राप्त सूचना का दुरुपयोग करते हैं। लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हैकर्स ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यह भी पता लगाया गया कि ऑनलाइन मुद्रा स्थानांतरित करने वाले विभिन्न ऐप के माध्यम से आतंकवादियों और देश विरोधी तत्वों को फंडिंग की जाती है। साइबर अपराधी विभिन्न ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चों को अपराध कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हरियाणा लाइव टुडे से दीपिका मान इस समय मौजूद है पाटा विधानसभा क्षेत्र के कान्हा मेडिकल स्टोर पर और बात करते हैं कान्हा मेडिकल स्टोर के संचालक से कल इनके साथ साइबर हैकिंग की जो घटना घटित हुई उसके बारे में। हरियाणा लाइव टुडे में आपका स्वागत है। साइबर हैकिंग की जो आपके साथ घटना घटित हुई उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और 2 घंटे तक फ़ोन ने कोई काम नहीं किया, न ही स्विच ऑन हुआ। उसके बाद मेरे रिलेटिव्स के और फ़ोन आने लगे कि व्हाट्सएप पे मेरे डीपी लगा के और पैसे मांगने की डिमांड कर रहा है। तो बहुत कम से कम 30 से 35 लोगों के पास उन्होंने मैसेज किया। आपको कैसे पता चला कि व्हाट्सएप हैक हुआ है? मेरे को तो जब रिलेटिव्स के और जानकारों के मेरे फ़ोन आए तभी मेरे को पता चला कि मेरी फ़ोटो लगा के पैसे की डिमांड की जा रही है। हैक होने का क्या कारण है? ये तो पता नहीं चला, मेरे से कोई OTP वगैरह तो लिया नहीं गया। वैसे अपने आप ईमेल आईडी या जीमेल आईडी जो भी कुछ है वो है कोई है, उससे मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट उठा दी गई। आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया या फिर कोई आपने किसी ईमेल पे क्लिक किया हो? नहीं, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और मेरा फ़ोन कोई दूसरा आदमी भी यूज़ नहीं करता, सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ। इसके जरिए पैसे मांगे गए उसके कितने लोग शिकार हुए हैं? मेरे कम से कम 35 से 40 लोगों के पास मेरे उसके डीपी लगा के और उन्होंने पैसे की डिमांड की है। 1-2 ने पैसे डाल भी दिए। आम जनता को आप क्या साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। डेली 2 से 3 हमारे सुनने में आ रहे हैं कि हमारे बाड़ा क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा घटित हो रही है ये घटना। डेली 2 से 3 जनों के फ़ोन हैक हो रहे हैं और पैसे की डिमांड की जा रही है। ये आजकल नॉर्मल बात हो गई है। इस घटना से आपका कोई नुकसान हुआ हो? मेरे एक रिलेटिव्स ने 5,000 रुपये इसमें डाल दिए हैं और अभी और तो अभी कोई सूचना नहीं मिली है। मैं मनदीप चौधरी, हरियाणा लाइव टुडे आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। तो का मोती मेरा गाँव और जिला भिवानी, तहसील बारडा। आपके साथ जो साइबर ठगी हुई इसके बारे में बताइए। मेरे साथ में ठगी जी पिछले साल आज ही के दिन 21 अप्रैल के दिन सुबह 8:30 बजे के लगभग फ़ोन आया था व्हाट्सएप पे। और जो फर्स्ट टाइम जो कॉल आई वो कोई लड़की कॉल किया था और मैं उस टाइम में हैदराबाद में रहता था। मेरा अच्छा खासा काम धंधा चल रहा था। सुबह सुबह कॉल आई, कॉल करके जो सामने वाली जो लड़की बात बोली वो मेरे को ये बोले कि आप जिस बैंक के थ्रू पे बिंगो और फिनो बैंक की मैं ऐप यूज़ करता था मनी ट्रांसफ़र के लिए, तो बोलिए आप उसको अपडेट कर लीजिए, हम आपको लिंक सेंड किया है। तो एक लिंक उस टाइम में मेरे को भेजाया था, मैं वो लिंक ऐड किया, इंस्टॉल किया उसको इंस्टॉल करने के बाद में उसमें सेल्फी, फिंगर और फिर सिग्नेचर का ऑप्शन आता है। अपडेट करने के बाद वो जैसे ही मैं एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करते ही साथ वो लड़की फ़ोन कट कर दिया। मैं मेरे काम में बिजी हो गया। 5 से 10 मिनट बाद में मेरे पास एक कस्टमर आया। मैं मेरे काम में बिजी रहा लगभग 2 से ढाई घंटे तक। 2 से ढाई घंटे के बाद जब मैं मेरा अकाउंट चेक किया, दूसरा कस्टमर जब मनी ट्रांसफ़र वाला कस्टमर आया तो उस टाइम में मेरे खाते में पैसे नहीं, जो कि बैंक की मेरी आईडी थी उसमें कोई भी पैसा नहीं था। जब मैं चेक किया तो चेक करते ही हाथ एकदम से पूरे हाथ पाँव फूल गए थे। मैं वहाँ से पुलिस स्टेशन में गया, जो नज़दीकी वहाँ का पुलिस स्टेशन लगता था।
पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैं अपनी पूरी उनको जो हकीकत थी वो बताई, लेकिन मेरे को वहाँ से ये बोल के निकाल दिया गया कि आपके जो आईडी प्रूफ है वो हरियाणा के हैं, क्योंकि मैं तेलंगाना स्टेट में रहता था। जी, ये घटना कहाँ घटित हुई आपके साथ? ये घटना मेरे साथ तेलंगाना में एक जगह है कलाकल बोल के, जो कि हैदराबाद के पास में पड़ती है, वहाँ पे की रहते? घटना। हाँ, वहाँ पे रहता था मैं, लगभग मेरे को 12 साल हो गए वहाँ पे रहते हुए, वहीं पे रह रहा था, वहीं की घटना है। तो जब मैं पुलिस स्टेशन में उनको ये सब बातें बताई तो वो मेरा आईडी प्रूफ देख के मेरे को बोले कि आप हरियाणा जाओ और वहाँ पे FIR कट कराओ, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो पूरे हरियाणा के हैं। जी जी। और ये साइबर क्राइम का मामला है, मेरे को ऐसे बोल के वहाँ से भिजा दिया गया। मैं 4 से 5 दिन तक पहले वहाँ पे मेरी जो भी जान पहचान थी उसके थ्रू मैं प्रयास किया, लेकिन जब नहीं हो पाया तो मैं हरियाणा में आया 27 तारीख को, 27 अप्रैल को। और 27 अप्रैल को हरियाणा में आने के बाद मैं हमारा जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे गया। वहाँ पे मैं अपनी पूरी बात बताने के बाद पुलिस वालों को पूरा नॉलेज देने के बाद मेरे साथ में ये हुआ सब कुछ बताने के बाद में मेरी सुनवाई ना करके इग्नोर किया गया। फिर उसके बाद में मैं दादरी गया हूँ, दादरी के बाद फिर चंडीगढ़ गया हूँ, हर एक जगह पे गया हूँ। मेरे को बिठा के पूछ तो लिया जाता था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। साइबर ठगी के बाद आपके साथ क्या घटना घटी? उसके बाद जी मैं यहाँ से हैदराबाद जब वापस चला गया तो वो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दिया, मेरी फ़ोटो चुरा के और उसको एडिट कर करके पूरे रिलेशन वालों के सामने, मार्केट वालों के सामने, जो फ़ोन में मेरे में फ़ोन में जो नंबर थे उनके सब पे भिजाया गया, मेरे को ब्लैकमेल किया गया। और ब्लैकमेल करके बाद में भी मेरे से लगभग 48,000 रुपये लिए गए। पहले मेरे से जो अकाउंट में से निकले थे वो 2,65,000 रुपये थे, और उसके बाद में किस्तों में कभी 9,000, कभी 8,000, कभी 5,000, कभी 4,000, जैसा भी मेरे से बन पाया मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए देता रहा और वो लेते गए। ये साइबर ठगी की घटना के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? उसके बाद जी जब वो जो ब्लैकमेलर थे वो सब रिलेशन वालों को सबको वो फ़ोटो बना के भिजा के उनको भी ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया और उनसे भी पैसे लूटना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया कि मैं अपना घर परिवार, माँ बाप, घरवाली, बच्चे सब कुछ छोड़ के आज मैं अकेला रह रहा। अब मेरा बिजनेस भी छूट गया, काम धंधा भी छूट गया और वो जगह भी छूट गई। अब मैं ना किसी के सामने मुँह दिखाने के लायक बचा, ना अपने घर वालों के सामने जाने के लायक बचा। जो आपके साथ साइबर ठगी हुई है, जो आपको ब्लैकमेल किया गया, जो आपका आज तक का अनुभव रहा इस घटना से, इसके बारे में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा इतना ही कहना है लोगों से कि जो भी अपना हेल्थ में जो अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर अगर कोई भी व्हाट्सएप कॉल आती है या फिर अननोन नंबर से कॉल आती है तो उसको पहले सोच समझ के ही उसका जवाब दें। और व्हाट्सएप पर कभी भी अगर वीडियो कॉल आए तो सबसे पहले कैमरे के ऊपर अंगूठा लगा के रखें 5 से 10 सेकंड, सामने वाले को देख के ही उससे बात करें। और कोई भी किसी को भी पासवर्ड ना बताएं, OTP ना दें। बस यही एक तरीका है अपना पैसा बचाने का और अपनी इज्जत बचाने का। और अगर कोई भी अननोन बंदा किसी भी तरह से, आजकल तो बहुत तरह के फ्रॉड है, उनसे बचने के लिए बस यही एक लास्ट ऑप्शन है कि सबको पहले ध्यान से सुन के सामने वाले को परख के फिर उसका जवाब दें। जी, इसके अलावा वर्तमान में भारत स्टूडियो के संचालक नरेंद्र कुमार के साथ भी साइबर क्राइम की घटना घटित हुई है। नरेंद्र कुमार ने बताया कि हैकर द्वारा उनके मोबाइल का व्हाट्सएप हैक करके उनके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट थे उनसे नरेंद्र कुमार के नाम पर व्हाट्सएप के जरिए एक दिन के लिए जरूरत बताकर पैसे मांगे गए और कहा गया कि सुबह वापस कर दूंगा। जब नरेंद्र के पास उनके जान पहचान के लोगों का फोन आया और उन्होंने पूछा कि कितने पैसे की जरूरत है, तो नरेंद्र ने कहा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो बताया गया कि आपने व्हाट्सएप के जरिए पैसे की मांग की है किसी जरूरी काम के लिए, और इस प्रकार से नरेंद्र के पास फोन आने शुरू हो गए, जिसके बाद नरेंद्र को पता चला कि उसका मोबाइल हैक किया गया है। इसके बाद नरेंद्र ने सभी को मैसेज करके वह सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करवाया, जिसके कारण कोई बड़ी लूट की घटना नहीं घट पाई। साइबर क्राइम कितना गंभीर विषय है यह तो आपको पता है या इस रिपोर्ट से पता चल गया होगा, लेकिन साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो।
और आप सतर्क रहें तथा अपने सोशल या किसी भी प्रकार के अकाउंट की सुरक्षा पर मजबूत पासवर्ड लगा कर रखें। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी और सरकार को जल्द से जल्द इस पर अधिक से अधिक काम करने की जरूरत है, क्योंकि हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। साइबर ठगों से सावधानियां ही आपको सुरक्षित रख सकती हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अपना कोई सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।